स्टार्ट करेंगे हम आपकी बीएससी 4th सेमेस्टर की बुक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स, लेकिन उसकी डेफिनेशन मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम बेसिक पढ़ेंगे जो कि हम 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम स्टैट फिजिक्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एंटर कौन से टॉपिक के थ्रू करते हैं या फिर उसको किसी चीज़ से रिलेट कैसे करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर ये ट्री डायग्राम आपको पता है तो जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की वो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। नॉर्मली जब हम बुक में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है नॉर्मली कि जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है वन पार्टिकल के लिए हम स्टडी कर चुके हैं। अब जब मैनी पार्टिकल्स की बात आती है या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आती है तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टडी आपकी क्या है, स्टैट मैक्स है। लेकिन जब भी हम एंटर करते हैं 1st सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ रखा है, ओनली वन पार्टिकल के लिए हम लॉ ऑफ मैकेनिक्स अप्लाई किया है हमने। आज के लेक्चर में आपका मेन टॉपिक ये मतलब स्टैट मैक्स जहाँ से स्टार्ट होता है या फिर एंटर कैसे करते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम, अब ध्यान से देखो थर्मल स्टडी है और थर्मल स्टडी में भी हम जो थर्मल वर्ड है आपका वो किससे रिलेट करता है, टेम्परेचर से रिलेट करता है। और जो मैनी पार्टिकल सिस्टम है वो किससे रिलेट करता है, आपका स्टैट मैक्स से रिलेट करता है। अब दोनों को कंबाइन लिखा हुआ है हमने तो वो क्यों लिखा हुआ है वो हम समझेंगे। तो जैसे ही हम बात करते हैं थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम के बारे में, वन पार्टिकल के लिए अब हम एक तरफ रखते हैं चीज़ों को, मैनी पार्टिकल सिस्टम की जब बात आती है तो उसको हम किसी अलग तरीके से डील करते हैं सिस्टम को, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात अगर करें तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हमारा है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, सेकंड क्या है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब भी हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी की तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स थी कंप्लीटली वो आपकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी थी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब क्या है, जो बड़े पैमाने पर हम स्टडी करते हैं कि सिस्टम को स्टडी किया हमने, वहाँ पर हमने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, वो आपका किसके अंदर है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है। अब जब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में भी यहाँ पर उन्होंने 2 पार्ट बना रखे हैं, 2 पार्ट में भी थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है वो स्टडी आपकी थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आती है। लेकिन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये जो है नॉट इक्विलिब्रियम ये हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का इसका नेक्स्ट पार्ट भी बन सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम, उसको अलग पार्ट से डिवाइड किया है। उसके बाद जब हम ये क्या थी आपकी मैक्रोस्कोपिक, जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक, कोई भी चीज़ अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हम 2 लेवल पे बात करते हैं, फर्स्ट वन मैक्रो एंड सेकंड माइक्रो। तो यहाँ पर भी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपका फर्स्ट क्या आता है, काइनेटिक थ्योरी आती है। ये जो काइनेटिक थ्योरी है अब आपका ये कौन सा सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर। जब भी हम 2nd सेमेस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी को, हम ये भी पढ़ चुके हैं। अब ये ट्री से ही क्यों बताया गया है, बिकॉज सिस्टम आपका एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हमें स्टडी कैसे करना है वो यहाँ पर बताया गया है, और कौन सी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जिस फिजिक्स में एंटर करने वाले हैं अब वो आया कहाँ से है, हमारा टारगेट अल्टीमेटली वो बताना कि टॉपिक आपका सेम है लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है सिस्टम को सॉल्व करने का। अब काइनेटिक थ्योरी में भी ये जो थ्योरी है कैन और कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, ये हम 2nd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब भी हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में आते हैं तो इसके लिए भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, फर्स्ट वन स्टैट मैक, और स्टैट मैक भी किसके अंदर है, एट इक्विलिब्रियम। और उसके बाद स्टैट मैक ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमें सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टैट मैक के बारे में। अब स्टैट मैक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन स्टैटिस्टिकल बिहेवियर के बारे में, और अब इसका मतलब क्या है, स्टैट से हम यहाँ पर नॉर्मल हमें समझ आ रहा है इन स्टैटिक्स यानी कि एट अ रेस्ट, और मैकेनिक्स से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड। लेकिन
स्टैट मैक में हम दोनों ही चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, एक को हम छोड़ देंगे। इसके बाद जब भी स्टैट मैक की बात आती है, बेशक हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट हैं। अब इसको रिलेट भी करेंगे हम आगे जाके। अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है बिल्कुल स्टार्टिंग का, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। इसके बाद जब हम स्टैट मैक की बात कर रहे हैं तो वो आपको दो तरीके से स्टडी करना है, बिकॉज आपकी पूरी की जो कंप्लीट बुक है उसका नाम क्या है, स्टैट फिजिक्स है, और जो भी फोर्थ यूनिट है चारों की चारों रिलेटेड किससे हैं, स्टैट से। तो जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की तो उसमें कंप्लीट बेसिक है। अब जब सेकंड, थर्ड या फोर्थ यूनिट तक जब हम पहुंचेंगे तो स्टैट मैक को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन क्लासिकल एंड सेकंड क्वांटम। अब यहाँ पर क्वांटम में एंटर कर चुके हैं, बिकॉज स्टडी भी कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक। अब इसके बाद क्लासिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे हम मैनी पार्टिकल सिस्टम का, उसके बाद बोल्ट्जमैन ट्रीटमेंट, उसके बाद गिब्स एंड मैक्सवेल। इन सभी तरीकों से हम क्या करेंगे, सिस्टम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब क्वांटम मैकेनिक की बात आती है तो इसके अंदर है, यहाँ पर बीई का मतलब है बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल, और एफडी का मतलब क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल। इसके बाद यहाँ पर ये आपका बेसिक है। अब हम एंटर कर चुके हैं स्टैट मैक में। अब इसकी डेफिनेशन अगर हमें पूछी जाती है तो हम क्या लिखेंगे, अब हम सोचने लग जाएंगे कि अब डेफिनेशन क्या दें हम इसकी, लेकिन ऊपर से ही हमें पता चल रहा है कि पार्ट ही किसका है, ये थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम का। ओनली मैनी पार्टिकल नहीं पढ़ना है, उसकी थर्मल स्टडी भी इसके अंडर आती है। बेशक से हमारा अलग पार्ट है, लेकिन जब भी हम स्टैट पढ़ते हैं उसके साथ आपकी थर्मोडायनेमिक्स भी मिक्सअप होती है। अब स्टैट मैक्स की आप डेफिनेशन क्या देंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अब वो लार्ज नंबर कितने हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि n जो है वो आप ये बोल देंगे कि इन्फिनिटी है, ठीक है, ये जो बोलना है हमारा रॉन्ग हो जाता है। बेशक हम ये लिखते हैं स्टैट मैक की डेफिनेशन में कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टडी आपकी स्टैट मैक होती है। उसको प्रॉपरली अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, इसके बाद जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम, फिजिकल बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम एंड सिस्टम, ये जो सिस्टम है इन विच very large number of particles या फिर collection of a particles। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि large number of a particles। अब हम इस बात से क्या मतलब समझ रहे हैं कि जो particles हैं वो large हैं, लेकिन उसका ऑर्डर क्या है, वो कितने large हो सकते हैं, या फिर हम ये बोलें कि जो सिस्टम हम ले रहे हैं उसके अंदर जो n है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, या फिर जो वॉल्यूम लेंगे उसकी वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, वो इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल आपके कितने हो सकते हैं, जो n की वैल्यू है वो आपकी 10⁻23 के ऑर्डर की हो सकती है। और जब भी हम n/v दोनों के डिवाइड की बात करें तो वो आपको क्या देगी, पार्टिकल फ्लक्स अगर दे, अगर वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल भी ऐसा नहीं है कि आपको इन्फिनिटी दिए जाएंगे, उसका भी कुछ ऑर्डर होगा, ऑर्डर में भी 10⁻23 इस टाइप से। अब जब भी लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल की बात करेंगे तो इसके अंदर हम स्टडी नहीं कर सकते एक एक पार्टिकल को अलग से, बिकॉज जब 1 मॉल के अंदर आपके 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो जब भी हम बात करेंगे वेरी लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स की तो वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसके बाद तो यहाँ पर अगर हम मैथ्स अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ ए मोशन या फिर उसकी डायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या फिर कंप्यूटर की हेल्प से या फिर प्रोग्राम्स की हेल्प से किसी भी तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जब भी हम बहुत
मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं स्टडी करने के, तो यहाँ पर स्टैट फिजिक्स के अंदर कोई अलग से रूल बना रखे हैं जिसको हम मतलब या फिर जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब उनको स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अब जब भी स्टैट फिजिक्स की बात करते हैं तो स्टैट फिजिक्स में आप लोग दो स्टेट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन आप बोलते हैं मैक्रो स्टेट, सेकेंड बोलते हैं माइक्रो स्टेट। और मैक्रो और माइक्रो से पहले भी अगर हम बात करें सिंपल सिस्टम की तो वो क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अवर सिस्टम। ओके, स्टैट मैग में हम सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन सफिशिएंट है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट है वो आपका सिस्टम है। एंड इसके बाद जो सिस्टम है, सिस्टम भी आपका दो टाइप का है। फर्स्ट वन माइक्रो सिस्टम, सेकेंड मैक्रो सिस्टम। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ऐसे रिलेट नहीं करेंगे कि माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल लेवल है और मैक्रो का मतलब लार्ज लेवल पे है। जब भी सिस्टम में स्टैट मैग की बात करते हैं तो माइक्रो का मतलब है कि इसके अंदर बहुत कम पार्टिकल्स हैं। जो भी सिस्टम आपने कंसीडर किया है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ 10⁻³ ऑर्डर के पार्टिकल हैं। ओके, तो वो जो सिस्टम है आपका, वो सिस्टम क्या होता है, माइक्रो सिस्टम होता है। इसके बाद जब भी मैक्रो सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं और जो ऑर्डर है वो कितना होता है, ऑर्डर इज नियर अबाउट 10⁻23। अब 10⁻³ है वो बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, 10⁻23 के कंपैरिजन में। दैट्स वाई इसको हमने माइक्रो बोला है और इसको हमने मैक्रो बोला है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सिस्टम की। इसके बाद हमने यहीं पे स्टार्टिंग में ही बोला कि व्हाट इज द मैक्रो स्टेट एंड व्हाट इज द माइक्रो स्टेट। जब भी हम बात करते हैं स्टैट फिजिक्स की और इसकी, जब भी हम स्टैट फिजिक्स की बात करते हैं तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के जो हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पर उसके एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं। या फिर इसके और में ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, एवरेज बिहेवियर। ओके, और एवरेज बिहेवियर के साथ ही स्टैट फिजिक्स में जब हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये हम प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टैट फिजिक्स में हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात भी करते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जब है तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात करेंगे कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम के अंदर ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन की बात करें, कॉइन तो एक ही है, हम उसको अगर उछाल रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा वो हमें नहीं पता, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी हम सिस्टम को डिवाइड करेंगे, सिस्टम को डिवाइड करने का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल हैं तो बहुत सारे पार्टिकल का जब एवरेज लेंगे, एवरेज में भी डिवाइड करेंगे, उसके बाद कौन सा सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। दैट्स वाई हम स्टैटिकल जो भी स्टैट फिजिक्स है उसको किसके टर्म में भी स्टडी करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी की टर्म में भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगी हमारी वो प्रोबेबिलिटी स्टडी करने की रहेगी, उसके बाद उसके एवरेज बिहेवियर की, और उसके बाद हम इसको आगे मॉडिफाई करेंगे। अब स्टैट फिजिक्स में दोनों टर्म को समझने के लिए एक प्रोबेबिलिटीज़ भी आ जाएगी उसके अंदर। बेस्ट एग्जांपल होता है अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स को आपको 2 रूम में अरेंज करना है। अब 100 यहाँ पर इतनी बड़ी या फिर लार्ज अमाउंट नहीं है उसके, लेकिन हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके ये समझ रहे हैं कि 100 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको 2 रूम में अगर डिवाइड करना है, 100 में से अगर आप उसको फर्स्ट रूम में 50 और सेकंड रूम में 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, मतलब इसमें हमने क्या कर दिया, वैसे 50-50 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम या फिर 85-25 इस चीज़ की भी वो ले सकते थे, वो कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जस्ट अरेंजमेंट है वो कि यहाँ पर फर्स्ट रूम में हमने इतने अरेंज किए हैं, सेकंड में हमने इतने अरेंज किए हैं। इसके बाद जो ये अरेंजमेंट है, मतलब ये हमने एवरेज के बिहाफ पे उनको डिवाइड कर दिया। ये जो हमने अब तक डिवाइड किया है ये आपकी मैक्रो स्टेट है। क्या है ये, आपकी मैक्रो स्टेट है। मैक्रो स्टेट में नॉर्मली अगर हम उसकी फिजिक्स की टर्म में बात करेंगे तो उसमें
उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में ये आपकी मैक्रोस्टेट है। अब 50 में भी 50 रूम, जो भी 50 स्टूडेंट्स हैं एक रूम में अरेंज कर दिए। अब वहाँ पर जितने डेस्क रखे हुए हैं, अब हम इस पार्ट से डिवाइड हो चुके हैं, दो में डिवाइड कर लिया हमने उसको। जब भी हम 50 की बात करेंगे तो उस 50 को भी हमने किस तरीके से अरेंज किया है, एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स को रखा है, 3 को रखा है, या फिर हमने उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से की है उस 50 स्टूडेंट्स की वन रूम के अंदर, वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी माइक्रोस्टेट बन जाती है, ना कि वो आपकी मैक्रोस्टेट रहती है। तो नॉर्मल अगर आप बात करोगे फिजिकल बिहेवियर की इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो आपका मैक्रोस्टेट है, और उसकी इंटरनल अरेंजमेंट कैसे की है आपने, वो आपका क्या है, माइक्रोस्टेट है। इसके बाद हम कुछ प्रोबेबिलिटीज की टर्म पढ़ते हैं जो स्टैट फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी। फर्स्ट वन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है आपका ट्रायल और इवेंट क्या होता है। अब मान लेते हैं एक कॉइन लिया आपने, कॉइन को लेके उछालना वो आपका क्या है, ट्रायल है। अब हेड आएगा या फिर टेल आएगा, वो क्या है आपका, इवेंट है। दैट्स वाई है ट्रायल और हेड आपके इस तरीके से होते हैं। नॉर्मली इसमें हमें पता होता है तो ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे नेक्स्ट करते हैं हम। जब भी हम इसके बाद बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म को डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है आपका, फर्स्ट डेफिनेशन है इक्वली लाई प्रोबेबिलिटीज। इसके अंदर क्या है, जब भी आप एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब इक्वल है ना, कि जो भी सिक्का है हमारे पास एक है, उसमें हेड आने के चांस कितने हैं और टेल आने के चांस कितने हैं। हम प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं कि पॉसिबल कितने हैं, दो ही पॉसिबल हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दो ही आ सकते हैं, हेड आने की 1 प्रोबेबिलिटी है। टेल में 2 ही आ सकते हैं और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। अब दोनों ही प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, हाफ हाफ हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटीज बोल सकते हैं। इसके बाद ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी भी जानते हैं, दैट्स वाई हम इसको फटाफट से कर लेते हैं बेसिक। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यू। उसके बाद आपका आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर इंडिपेंडेंट। अब ये जो दोनों टर्म हैं ये हम मैथ्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि जब भी आपने सिक्के को उछाला है तो उसमें अगर हेड आ रहा है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी नेग्लिजिबल है, मतलब वो उसको रूल्ड आउट कर रही है कि अगर हेड आएगा तो उस टाइम पे आपका टेल नहीं आ सकता, या फिर अगर टेल आएगा तो आपका जो हेड है वो नहीं आ सकता, बिकॉज आपको कंडीशन दी गई है कि एक कॉइन है, अगर आपको उसको उछाल रहे हैं तब सिर्फ हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी है, एक ही टाइम पे आपके दोनों पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और जब भी इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन कैसे, मान लो फर्स्ट वन की प्रोबेबिलिटी आपको P1 दी गई है या फिर I है, और सेकंड की प्रोबेबिलिटी अगर P2 आई है, तो टोटल अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी तो वहां पर हम P1 प्लस P2 करते हैं। ये हमारी मैथ्स की टर्म है। उसके बाद जब भी हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज या इवेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है, अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक ही आउटकम, मतलब जब एक सिक्के को उछालोगे, सपोज कि आपके पास 2 सिक्के हैं, अब एक को उछाल रहे हो तो उसमें क्या है, हेड और टेल है, ये 1 है। उसके बाद सेकंड में हेड और टेल दोनों हैं, ये सेकंड कॉइन है आपका, दोनों को आपने इकट्ठा उछाला है तो ये इसकी आउटकम की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इससे इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर इस पे हेड आ रहा है तो उस टाइम पे इस पे भी हेड आ सकता है, और अगर इस कॉइन पे अगर टेल आ रहा है तो उस टाइम पे मतलब उसके बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे आपका टेल आ सकता है। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि एक टाइम पे अगर हेड आएगा तो उस टाइम पे यहाँ पर हेड नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर भी हेड और यहाँ पर भी हेड आपकी पॉसिबल है, मतलब ये जो है 1 आपको 1 कॉइन सेकंड कॉइन की आउटकम को रूल्ड आउट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट या फिर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। जब भी हम इसकी बात करते हैं, इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की क्या है, P1 है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2 है। टोटल अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ। दैट्स वाई कई बार जब हम इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करते हैं, किसी भी फिजिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं हम, ना कि एडिशन करते हैं। तो ये आपकी टर्म थी। इसके बाद क्या है आपका, एक डेफिनेशन है छोटी सी, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, इसी एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम। अगर हम एक 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, वो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज अवर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल हेड और टेल है। अब ये हेड और टेल किस पे है, ये फर्स्ट कॉइन की बात है। सेकंड कॉइन पे भी क्या होगा, हेड और टेल होगा। अब इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही टाइम पे एक सिक्के पे अगर हेड आ रहा है तो दूसरे पे भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। अगर एक सिक्के पे हेड आ रहा है तो उस टाइम पे दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। उसके बाद अगर एक पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे क्या हो, टेल आ जाए। मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं आपकी, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये जो डेफिनेशन है वो आपकी किसकी है, सैंपल स्पेस की। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो आपका क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। ये तो आपका कॉइन का एग्जांपल था। अगर आप डाई को टॉस कर रहे हैं तो वहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 1 आ सकता है, यानी कि 1 to 6 होते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप एक ही डाई ले रहे हैं तो वहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर 2 है, 2 डाई ले रहे हो आप और 2 डाइज में भी दोनों को उछाल रहे हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 6 क्रॉस 6 मतलब 36 बनेंगी, और इसमें कितनी बनेंगी, सिर्फ 6 बनेंगी। इसका मतलब सैंपल स्पेस हम कैसे बनाते हैं, अगर एक डाई पे 1 आ रहा है तो दूसरी पे भी 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस टाइप से बन सकती हैं। दूसरा क्या पॉसिबल है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटीज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कितने सैंपल स्पेस बनेंगे हमारे, जितने भी पॉसिबल केस बन सकते हैं, जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती है आपसे कि दोनों का सम आपका 5 के इक्वल होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटीज बताओ, या फिर उनका कॉम्बिनेशन 6 बनना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी बताओ। वो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन सैंपल स्पेस में आपको ऑल कलेक्शन या फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका सैंपल स्पेस होता है। तो ये थी आपकी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्टैट मैकेनिक्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसे न्यू टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।